आइए स्टडी करते हैं ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता का पतन लगभग 1500 ईसा पूर्व तक हो गया था। सिंधु सभ्यता का पतन कब हो गया था? 1500 ईसा पूर्व तक हो गया था। इसके पश्चात बाद में एक नई सभ्यता प्रकाश में आई जिसे वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। क्योंकि वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य थे। वैदिक सभ्यता का संस्थापक कौन थे? आर्य थे, इसलिए इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। यह संभव सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। यह सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता का स्वरूप नगरीय था, जबकि वैदिक सभ्यता का स्वरूप कैसा था? ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता का स्वरूप नगरीय था, जबकि वैदिक सभ्यता की स्वरूप ग्रामीण थी। इस सभ्यता की संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है। वैदिक सभ्यता की संपूर्ण जानकारी कहाँ से मिलती है? वेदों से। इसलिए इस काल को वैदिक काल भी कहा जाता है। यह काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रहा। वैदिक काल के अध्ययन के लिए दो प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध है। वैदिक काल के लिए अध्ययन के लिए कितने साक्ष्य उपलब्ध है? दो साक्ष्य। पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। तो कौन कौन से हैं? पुरातात्विक और साहित्यिक। पुरातात्विक स्रोत में चित्रित धूसर, मृद भांड, लोहा, निवास स्थान। और साहित्यिक स्रोत में वेद। वेद में चारों वेद आपका ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, आर्यक और उपनिषद। वेद, आर्यक और उपनिषद आपका साहित्यिक स्रोत है। या तब हो हड़प्पवासी लौह से परिचित नहीं थे। हड़प्पवासी, हड़प्पा के लोग आपका लोहा से परिचित नहीं थे, केवल ताम्र और कांसे से परिचित थे। लौह युग की शुरुआत सिंधु सभ्यता के पतन के बाद 1200 ईसा पूर्व के बाद हुआ। 4 पुरातात्विक स्थलों की खुदाई जखीरा, हस्तिनापुर, नूह तथा अतरंजी खीरा में सर्वाधिक लौह शास्त्र मिले हैं। 4 पुरातात्विक स्थलों की खुदाई जखीरा, हस्तिनापुर, नूह तथा अतरंजी खीरा में सर्वाधिक लौह हस्त्र का मिले हैं। वैदिक काल 2 हिस्सों में विभाजित है। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, आर्य संस्कृति व आगमन। और उत्तर वैदिक काल का रेंज था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। और इसमें वेद एवं अन्य ग्रंथों की रचना हुई। वेद और अन्य ग्रंथों की रचना किस काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल में। और आर्य संस्कृति का आगमन, आर्य संस्कृति व आगमन किस काल में हुआ? ऋग वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल में आर्य के उदय, जबकि उत्तर वैदिक काल में आर्य के विस्तार की जानकारी मिलती है। ऋग वैदिक काल में आर्य के क्या होता है? उदय होता है। आर्य संस्कृति। आर्यों के आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्यतः स्रोत ऋग्वेद है। इस वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार मिलता है। ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितने बार मिलता है? 36 बार। भारत में आर्य ईरान से होते हुए आए थे। भारत में आर्य ईरान से होते हुए आए थे। ऋग्वेद की कई तथ्य ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता से मिलती है। अवेस्ता क्या है? आपका ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ है। आरंभिक आर्यों का निवास भारत के पंजाब व हरियाणा के अलावा पूर्वी अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी। समाज पुरुष प्रधान, पितृसत्तात्मक तथा नारी को उचित सम्मान प्राप्त थे। आर्यों का समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक तथा नारी को उचित सम्मान प्राप्त था। आर्यों की सबसे प्रमुख नदी सिंधु थी, जबकि सरस्वती नदी को नदीतमा अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी या सबसे पवित्र नदी कहा गया है।
ये भारत में आर्यों का आगमन। भारत में आर्यों का आगमन। आर्यों के विषय में विद्वानों में मतभेद है। आर्यों का मूल निवास अल्स पर्वत के पूर्वी भाग में बताया जाता है, जो वर्तमान में यूरेशिया कहलाता है। मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया माना जाता है, जिसका उल्लेख लेक्चर्स ऑन द साइंस ऑफ द लैंग्वेज में किया है। अविनाश चंद्र दास की पुस्तक ऋग्वैदिक इंडिया में आर्यों का मूल निवास सप्त सिंधु प्रदेश बताया गया है। अविनाश चंद्र दास की पुस्तक में ऋग्वैदिक इंडिया में अविनाश चंद्र दास की पुस्तक ऋग्वैदिक इंडिया में आर्यों के मूल निवास सप्त सिंधु प्रदेश को बताया गया है। सिंधु प्रदेश सिंधु, सरस्वती, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज नदियों के क्षेत्र है। सब सिंधु किसको बोलते थे उस समय? सिंधु, सरस्वती, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज नदियों के क्षेत्र को। स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश एवं इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन आर्यों के बारे में उल्लेख किया गया है। इसमें तिब्बत को आर्यों का मूल निवास माना गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक